दोस्तों नमस्कार। जीव विज्ञान में आज हमें क्या पढ़ना है, यह सब कुछ जानने से पहले हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि ये टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये कहाँ से संबंधित है। दोस्तों, जब हमने पोषण विज्ञान प्रारंभ किया तो हमने पोषण की परिभाषा में एक शब्द मिला, पोषक पदार्थ। क्या? पोषक पदार्थ। अगर पोषण की परिभाषा की बात करें तो वहाँ जो हमने देखी थी, कोई भी जीव है वह अपने शरीर की वृद्धि चाहता है, शरीर का विकास चाहता है, और वह चाहता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे शरीर का रख रखाव हो। यह सब कुछ करने के लिए उसके शरीर के लिए जितने पोषक पदार्थ होते हैं सबका अंतर्ग्रहण करता है, सबको खाता है। और दोस्तों, पोषक पदार्थों के भोजन से लेकर पाचन क्रिया, संश्लेषण, स्वांगीकरण तथा शरीर को संचालित करने वाली संपूर्ण क्रिया को हमने पोषण कहा था। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया था पोषक पदार्थ। क्या शब्द आया था? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ। और दोस्तों, इसी पोषक पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा था। देखिएगा, एक कार्बनिक पोषक पदार्थ। क्या बांटा था? कार्बनिक पोषक पदार्थ और एक बांटा था अकार्बनिक पोषक पदार्थ। अकार्बनिक पोषक पदार्थ। दोस्तों, कार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, देखिएगा, थोड़ा उसे देख लीजिएगा। क्या क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, प्रोटीन और विटामिन। क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, ये हमने कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत, कार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत पढ़ लिया है। और जो हमें आज से प्रारंभ करना है वो है हमारे अकार्बनिक पोषक पदार्थ। इसके अंतर्गत हमने देखा था खनिज लवण, खनिज लवण और जल। तो कार्बनिक पोषक पदार्थ हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। और हमें आज प्रारंभ करना है अकार्बनिक पोषक पदार्थ, अर्थात खनिज लवण और जल। तो छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, अकार्बनिक पोषक पदार्थ। देखिएगा, अकार्बनिक पोषक पदार्थ। अकार्बनिक पोषक पदार्थ। अकार्बनिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत जैसे जल है ना, खनिज लवण और जल। देखिए, आज हमें इन्हीं को पढ़ना है, खनिज को भी पढ़ना है और जल को भी पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए खनिज। क्या क्या पढ़ना है हमें? खनिज। देखिएगा, कैसे खनिज, किस प्रकार के, क्या होता है खनिज। देखिए दोस्तों, जमीन से प्राप्त होने वाले तत्वों को हम खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। किससे? जो तत्व, जो पदार्थ हमें जमीन से प्राप्त होते हैं, हम उन्हें खनिज कहते हैं। देखिएगा, लिख लीजिएगा थोड़ा, जमीन से प्राप्त होने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो तत्व हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, फास्फोरस है ना, आयोडीन और लोह इत्यादि जो अयस्क हैं, वो सॉरी तत्व हैं, पदार्थ हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जमीन से प्राप्त होते हैं। देखिएगा जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह है ना, और एक आयोडीन, ये क्या है? एक खनिज लवण है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जमीन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों लगभग 29 प्रकार के खनिज हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कितने प्रकार के खनिज? 29 प्रकार के, 29 प्रकार के खनिज कहाँ होते? जो हमारा शरीर है, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। लगभग 29 प्रकार के खनिज हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। यह क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में? दोस्तों जो हमारी उपापचयी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं खनिज लवण? उपापचयी क्रियाओं को, हमारे शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। किसे? देखिएगा, उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कौन? खनिज लवण। क्या कार्य करते हैं? कि हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। थोड़ा हमें इन खनिजों के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है ना, आखिर इनका, आयोडीन है, इनका योगदान हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है? कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन है ना बन सकता है, तो हमें इन्हें थोड़ा एक एक करके इनके बारे में एक एक दो पॉइंट देखना है। देखिए जैसे सोडियम, देखिए क्या है? ये सोडियम है। सोडियम कहाँ उपस्थित होता है? देखिएगा इसकी बात करें तो ये जो हमारी कोशिका द्रव होता है ना, कोशिका द्रव में धनात्मक रूप में पाया जाता है। एक तो क्वेश्चन नहीं बनता है कि जो सोडियम है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव में किस रूप में पाया जाता है? धनात्मक रूप में पाया जाता है। देखिएगा कोशिका द्रव में धनात्मक रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? धनात्मक रूप में पाया जाता है। तो सोडियम है हमारे शरीर के दाब को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर के दाब को नियंत्रित करता है। रक्त दाब बोलते हैं जिसे। क्या कार्य करता है? यह हमारे शरीर के रक्त दाब को नियंत्रित करता है। रक्त दाब को नियंत्रित करता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि रक्त दाब, हमारे शरीर में दाब को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो कौन सा है? सोडियम। तो दूसरा खनिज आता है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? यह भी हमारे कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। और इसका जो कार्य होता है पोटेशियम का, जो हमारा जल है ना, हमारे शरीर में जल, इसका संतुलन बनाए रखना, अर्थात हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, पानी का संतुलन बनाए रखना। देखिएगा यह भी कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में
कैसा, धनात्मक, धनात्मक रूप में उपस्थित होता है। और जो इसका कार्य होता है, देखिए, जल का संतुलन बनाए, जल का संतुलन बनाए रखना, क्या, जल का संतुलन बनाए रखना। और अंतः क्रियाओं में भाग लेना, शरीर में जो अंतः क्रियाएं होती हैं, कोशिका की अंतः क्रियाओं में भाग लेना। देखिएगा, कोशिका की जो अंतः क्रियाएं होती हैं, अंतः क्रियाओं में भाग लेना, क्या, कोशिका की अंतः क्रियाओं में भाग लेना। अर्थात जो कोशिका की जो अंतः क्रियाएं होती हैं उसमें पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। एक और देख लीजिएगा, कैल्शियम, कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम जो होता है ना, विटामिन डी की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, विटामिन डी की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। और यह हमारे दांत हुए, हड्डी हुई, इनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इनके निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा, कैल्शियम यह कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। कैल्शियम विटामिन डी की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। और इसका कार्य रहता है कैल्शियम का हमारे शरीर में हड्डी का विकास करना, हड्डी का निर्माण करना, है ना, दांतों का निर्माण करना। अर्थात हड्डी और दांत के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिएगा, दांत और हड्डी के निर्माण में आवश्यक क्या होता है, दांत और हड्डी के निर्माण में है आवश्यक होता है। कौन सा, कैल्शियम। दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, जो कैल्शियम होता है यह हमारे शरीर के संपूर्ण भार का लगभग 2% होता है। कितना होता है, शरीर के संपूर्ण भार का 2% क्या होता है, कैल्शियम 2% होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, तो संपूर्ण भार का 2%। अब देखिएगा, फास्फोरस, हेडिंग डाल लीजिएगा, फास्फोरस। क्या, फास्फोरस। देखिए, इसकी क्या भूमिका रहती है हमारे शरीर में। जो हमारे दांत हैं, हड्डी हैं, इन्हें मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, दांत और जो हड्डी, इन्हें क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। दांत और हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। और जो हमारे शरीर में अम्ल है ना, क्षार है, यह अम्ल और क्षार के मध्य संतुलन बनाए रखता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अम्ल और क्षार के मध्य संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, अम्ल और क्षार के मध्य संतुलन बनाए रखता है। हमारे हड्डियों को, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अम्ल और क्षार के मध्य संतुलन बनाए रखता है। देखिएगा, एक और देख लीजिएगा, लोह। लोह क्या होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, इसमें एक हीमोग्लोबिन,
है ना, प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन। दोस्तों क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है उसे परिपक्वता प्रदान करता है। क्या करता है? परिपक्वता प्रदान करता है। अर्थात कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी परिपक्वता के लिए आवश्यक है। परिपक्वता के लिए आवश्यक क्या? लोहा। अर्थात हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, कौन सा खनिज उपस्थित होता है? तो वो है आयरन यानी लोहा। इसका जो दूसरा पॉइंट निकल के, जो आयरन होता है ना, यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हमारे शरीर में क्या? ऑक्सीजन का संचार करने के लिए आवश्यक होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करता है या ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। क्या है? ऑक्सीजन के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है ना? आयोडीन, वो सॉरी लो है। एक और दोस्तों, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं रक्तक्षीणता, रक्त अल्पता या एनीमिया। कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता। रक्तक्षीणता आयरन की कमी से होने के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रक्तक्षीणता रोग। इसी को हम एक और रक्त अल्पता भी कहते हैं, रक्त अल्पता। इसी का नाम एक और है एनीमिया। एनीमिया तो हमारे शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, ऑक्सीजन का संचार करने के लिए आयरन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक और डाल लीजिएगा दोस्तों, आयोडीन। क्या? देखिएगा, आयोडीन। आयोडीन तो आयोडीन जो होता है हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? देखिए, आयोडीन जो होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, स्रावित होता है। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। इसका क्या होता है? रिसाव होता है। और ये क्या कार्य करता है? एक हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या करता है? कौन सा हार्मोन्स होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन्स का यह संश्लेषण करता है। क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का संश्लेषण होता है। दोस्तों, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। घेंघा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को क्या करता है? संश्लेषण करता है।
दोस्तों ये तो हुए हमारे खनिज। अब हमें थोड़ा जल के बारे में और देखिएगा। अब थोड़ा जल के बारे में देख लीजिएगा। जल दोस्तों, जल होता है जीव के निर्माण एवं विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम व्यक्ति की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो मानव शरीर की कुल भार का लगभग 65% जल होता है। देखिएगा क्या करता है यह, जीव के विकास, जीव के निर्माण और विकास में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम मानव शरीर की बात करें तो लगभग 65%, देखिएगा कितना, 65% भाग जल का बना होता है। जल का बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं? मानव शरीर की। मानव शरीर का 65% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। अर्थात अगर हमारा भार, देखिएगा भार कितना है, 100 किलो है, तो जिसमें से 65 किलो कितना होगा? हमारा जल होगा। कितना होगा? 65 kg हमारा जल होगा। जल क्या कार्य करता है? देखिएगा कार्य देख लीजिए जल का। दोस्तों, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ पोषक उपस्थित होते हैं। क्या पोषक? उन पोषकों को अवशोषित करने का कार्य करता है। देखिएगा, भोजन में उपस्थित पोषकों को, भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है। क्या करता है? भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो उसका कार्य होगा क्या? तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। एक और देख लीजिएगा, जो हमारी लार है ना, भोजन है, मलमूत्र हैं, रक्त हैं, इन्हें तरलता प्रदान करता है। देखिएगा, लार है, मलमूत्र, रक्त है ना, भोजन, इसे क्या करता है? तरलता प्रदान करता है। तरलता प्रदान करता, अर्थात उन्हें तरल बनाए रखता है ना, ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। और इसको दूसरा की बात करें दोस्तों, अगर व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे लगभग प्रतिदिन 5 से 6 लीटर जल की आवश्यकता होती है। देखिएगा, सामान्य व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति को 5 से 6 लीटर जल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन के हिसाब से। प्रतिदिन यानी एक दिन में व्यक्ति स्वस्थ है ना, उसे किसी प्रकार की रोग बाधा नहीं है, तो उसे 5 से 6 लीटर जल लेना चाहिए। तो जो एक व्यक्ति और जो 6 माह से छोटे बच्चे हैं, उन्हें जल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें जल की पूर्ति माता के दूध से होती है। माता के दूध से होती है। अर्थात कोई बालक 6 माह से छोटा है तो उसे हमें जल नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वो कहाँ से होती है? माता के दूध से होती है। दोस्तों, एक और फैक्ट यहाँ से निकलता है कि अगर जल में आर्सेनिक विष है, कौन सा विष है? आर्सेनिक विष, तो उसे एक रोग हो जाता है। देखिएगा, कौन सा? आर्सेनिक विष। यहाँ देख लीजिएगा, आर्सेनिक विष। यदि जल में आर्सेनिक विष है या घोल दिया है, तो ऐसे जल का सेवन करने से एक रोग हो जाता है, जिसका नाम है केराटोसिस।
कौन सा रोग? केराटोनिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? केराटोनिस रोग। आर्सेनिक विषयुक्त जल ग्रहण करने से केराटोनिस नामक रोग हो जाता है। इम्पोर्टेंट यह रोग पूछा गया है ना, तो इस रोग का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आर्सेनिक युक्त जल ग्रहण करने से कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों पोषण का टॉपिक आज हमारा समाप्त होता है। हमें थोड़ा इससे जुड़े हुए कुछ अनुसंधान हैं कि पूछ लेता है, संस्थाएं पूछ लेता है, जैसे पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है ना, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इस प्रकार के संस्थान पूछ लेता है। देखिएगा जैसे राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान की बात करें, क्या राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान हुआ है ना, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है ना, और एक और केंद्रीय औषधि शोध, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है। इन 3 संस्थानों के हमें नाम पता होना चाहिए, आखिर इनका मुख्यालय कहाँ है और ये कहाँ अवस्थित हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर हम राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान की बात करें कि राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आता है ना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद। एक किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है। इसका नाम है मैसूर। कहाँ अवस्थित है? मैसूर। क्या? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो ये है हमारा लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। तो ये तो हो गए हमारे 3 संस्थान जो हमें आम जानकारी, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए, इम्पोर्टेंट भी है, शायद पूछ ली है ना।